हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपके फेवरेट चैनल केडी सिंह नारायण पावर्ड बाय आकाश। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है T20 टेस्ट सीरीज हम लोगों का चल रहा है और आज अब बायोलॉजी और केमिस्ट्री का टेस्ट था। बायोलॉजी का टॉपिक था फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट फिजियोलॉजी के 2 चैप्टर आपके कॉन्सेप्ट वाइज काफ़ी लगता है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ लैग कर रहा है। कहाँ एटीपी बनेगा, कहाँ NADH2 बनेगा, कहाँ NADPH2 बनेगा, कहाँ एटीपी यूटिलाइज्ड होगा, कब होगा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, कब होगा ऑक्सीडेटिव और कब होगा आपका फोटो फास्फोराइलेशन। तो बेटा ये सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग क्वेश्चन के जरिए रिवाइज करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, प्लांट फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस इंक्लूड। तो देखिए बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में आपका एक आता है एक्सटर्नल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर और एक आता है इंट्रिंसिक या बोलते हैं प्लांट फैक्टर या इंटरनल फैक्टर बोलते हैं। तो भाई प्लांट का जो पार्ट होगा जैसे लीफ, उसके अंदर क्लोरोफिल, पोजीशन, एज, ओरिएंटेशन, ये सब किसका हो जाएगा? प्लांट फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर आपको याद होना चाहिए, प्लांट वाला मत याद करिए। एक्सटर्नल के जरिए आप प्लांट वाला याद कर सकते हो। एक्सटर्नल में आ गया लाइट हो गया, CO2 हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया। लेकिन सर जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर में CO2 है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की कैटेगरी में आता है। और सर अगर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की कैटेगरी में आ रहा है तो अगर खाली CO2 लिखा है तो आप क्या मानोगे? एक्सटर्नल। लेकिन बेटा अगर उसको इंटरनल देना होगा तो लिखेगा इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, लिख के देगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कठिन है, ढूंढना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल वाले में जैसे CO2 हो गया, टेम्परेचर हो गया बेटा आपका, लाइट हो गया, CO2 हो गया, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, वाटर हो गया, इसको अगर आप देखें तो 3 ऑप्शन में जरूर ना कोई एक्सटर्नल जरूर दिया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लाइट है, जैसे देखिए यहाँ पे टेम्परेचर है, जैसे यहाँ पे देखिए खाली CO2 लिखा है, इसको लगा डाला लाइव झिंगा लाला, कहते हैं आंसर आपका आ गया, मैंने पढ़ा भी नहीं। तो बेटा मेरा मानना है कि आपका नीट का एग्ज़ाम टाइम का एग्ज़ाम है, स्ट्रेटजी का एग्ज़ाम है, स्मार्टनेस का एग्ज़ाम है। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ आपको क्वेश्चन निकालना जरूर आना चाहिए। और बेटा अगर आपको क्वेश्चन निकालने की कला नहीं मालूम है तो मैं बोलता भी हूँ कि अगर आपको मैं NCERT दे दूँ या मैं आपको नोट्स दे दूँ, उसके बाद भी पेपर दिया जाए किसी को करने के लिए तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन निकालना है आपको आना चाहिए जल्द में। बाकी नंबर, एज, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल, देखिए जब अगर इंटरनल होगा तो लिखेगा, एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, एक इसमें आते हैं बेटा प्लांट फैक्टर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद PS1 एंड PS2 इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्यारे बच्चों, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या दूसरा नाम होता है जेड स्कीम, एक नाम और है लाइट रिएक्शन। पहला क्वेश्चन एक आता है प्लेस ऑफ अक्रेंस, तो ग्रेना थैलाक्वाइड, वो भी इसके किसके? मेम्ब्रेन पे, तो मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना थैलाक्वाइड। PS1 और PS2 दोनों आपके एसोसिएटेड होते हैं। सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो PS2 PS1, PS1 का इलेक्ट्रॉन डाउन हिल ट्रांसपोर्ट करके किसको मिल जाएगा? PS2 का इलेक्ट्रॉन PS1 को, और PS1 का इलेक्ट्रॉन जब ये अपहिल जाएगा तो इसको कौन ले लेगा? NADP+ और बदल जाएगा NADPH2 में। तो यहाँ पे देखिए जरा, इमेजिन करिएगा, ये मेम्ब्रेन ऑफ थैलाक्वाइड पे चल रहा है। PS2 का इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? PS1 ने। PS1 का इलेक्ट्रॉन ले लिया NADPH2 ने, NADP+ ने। तो सर जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ महसूस होगी? ये हो जाएगी बेटा आपकी PS2 के पास। इसको पूरा करने के लिए वाटर की स्प्लिटिंग होगी, बनेगा H+ आयन, बनेगा ऑक्सीजन, बनेगा इलेक्ट्रॉन।
अगर 2 वाटर ले लोगे तो 4H+ आयन, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ये जो PS2 पे वो भी मेम्ब्रेन के इनर साइड होता है, तो प्रोटॉन बढ़ा देगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का सप्लीमेंट करता रहेगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वाटर इज ऑक्सीडाइज इन PS2 बट नॉट इन PS1, ये ट्रू हो गया। अब पूछा क्या है, इनकरेक्ट। देखिए इसको मार्क भी कर लिया करिए क्या पूछा है। फोटॉन लाइट आर नीडेड टू एक्टिवेट बोथ PS1 एंड PS2, बिल्कुल है, दोनों के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने हैं तो दोनों को लाइट चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, एनर्जी होता है H nu। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2 अकर। तो देखिए वाटर की फोटोलिसिस हुआ, जब ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट हुआ तो क्या बना, ATP, और साथ ही साथ क्या बना, NADPH2। PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व थे। पूरा लाइट रिएक्शन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब ये वाला सीक्वेंस बता देंगे। तो ये भी सही हो गया, तो आंसर तो आपका डी आ गया। कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ NADPH2 एंड H+ इज एसोसिएटेड विद PS2 बट नॉट विद PS1। तो भाई ये NADPH2 मुझे लग रहा है डायरेक्ट PS1 से रिलेटेड है। PS1 का इलेक्ट्रॉन FeMn एंड फेरोडॉक्सिन से गुजरते हुए कहाँ पे जाएगा, आपका NADP+ के पास। ये पूरा आपका रिएक्शन याद होना चाहिए। तो बेटा ये लाइन गलत हो जाएगी और इनकरेक्ट पूछा, आंसर मिल गया। कहते हैं यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर होता है फियोफैटिन, फिर प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, देन PS1। यहाँ पे आके पूरा हिल रिएक्शन, जेड स्कीम या लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। नॉन साइक्लिक बोलते हैं, ATP और NADPH2 दोनों बनता है, जबकि साइक्लिक में खाली PS1 इन्वॉल्व होता है। स्टोमा लैमेली पे आपका PS2 नहीं पाया जाता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, और खाली ATP बनता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 1 to 4 जो दिया है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज आर करेक्ट। इट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर विच प्रोवाइड H+ आयन फॉर सिंथेसिस ऑफ NADPH2, सही लाइन है। भाई आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर से क्या क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन। अगर 2 वाटर लेते हैं तो 4 प्रोटॉन निकला, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और 4 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, PS2, और ये प्रोटॉन कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, ल्यूमेन में। और जब ये प्रोटॉन का ब्रेकडाउन होगा F0 और F1 के जरिए, तो ल्यूमेन का प्रोटॉन फिर कहाँ जाएगा, स्टोमा में, और वहाँ पे आपको याद होगा कि NADP+ जो स्टोमा साइड पाया जाता है मेम्ब्रेन के, वो H+ यहाँ से ले सकता है। इट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ NADP+, बिल्कुल सही है। NADP+ के पास इलेक्ट्रॉन भी जाएगा और फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब कि ATP बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होगा। ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल आपका ऑक्सीजन रिलीज होगा। इट रिप्लेनिशेस ऑक्सीजन कंज्यूम बाय लिविंग बीइंग एंड कंबशन। कहते हैं लिविंग बीइंग में जो कंबशन के समय ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया है, रिप्लेनिश मतलब उसकी क्षतिपूर्ति या भरपाई करता है। तो मुझे लग रहा है सारी बातें सही होगी, आंसर हो गया 4th। और एक पॉइंट और याद कर सकते हो आप लोग कि ये ऑक्सीजन निकलता है, अभी आप जब पढ़ोगे C3 और C4 में, तो C4 में बेटा आपका ऑक्सीजन से RuBP को जुड़ने नहीं देना है। और आप जानते हो C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल बंद कमरे में जो RuBP को रखा गया है, वहां पे 4 कार्बन का एसिड पहुंचा के डीकार्बोक्सिलेशन करके CO2 दिया जाता है। एटमॉस्फेयर एयर के कांटेक्ट में नहीं रखते। लेकिन आपको पता है बंडल शीथ सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट लार्ज नंबर में पाए जाते हैं भाई साहब। तो अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो भाई जाहिर सी बात है उसके अंदर आपका ग्रेना थैलाकॉइड भी होगा, स्टोमा लैमेली भी होगा। इसीलिए कहते हैं बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, ए ग्रेनल, क्योंकि अगर ग्रेना होगा तो वाटर की स्प्लिटिंग होगी और ऑक्सीजन निकल जाएगा, और RuBP किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से, तो फोटो रेस्पायरेशन हो जाएगा जो कि वेस्टफुल होगा। तो ध्यान रखना C4 प्लांट का जो बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, ए ग्रेनल। इस कॉन्सेप्ट से उसको जोड़ सकते हो। वाटर की स्प्लिटिंग के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, Mn और Cl की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ATP सिंथेज, सर ATP सिंथेज का 2 पार्ट होता है। एक तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग बोलते हैं F0 F1, लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट की तो वहां पे डिफ्रेंशिएटर करने के लिए होता है CF0 और CF1। F0 मतलब बेस नुमा है
वो मेम्ब्रेन में धंसा होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल की तरह काम करेगा। और जो F0 या CF1 है वो स्ट्रोमा या मैट्रिक्स साइड होगा। माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो वहाँ पे मैट्रिक्स बोलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट है तो वहाँ पे स्ट्रोमा बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं। दिस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। यहीं पे आ गया आपका हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन बाउंड पोर्शन, मेम्ब्रेन से जो जुड़ा होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा क्योंकि लिपिड की मेम्ब्रेन है, कॉल्ड F0, एंड पोर्शन दैट स्टिक आउट स्टोमा, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो स्टोमा साइड होगा, उसको बोलते हैं F1। सही है। F0 appear to form a channel across the membrane through which proton can pass. The conformational changes in the F1 portion of the complex synthesized ATP, कहते हैं जब ये along the concentration gradient प्रोटॉन का मूवमेंट होता है, 4 प्रोटॉन ये भी याद कर सकते हो आप, और जब ये F1 से गुजरता है तो वहाँ पे जो चेंज होता है तो ATP बनता है। तो बेटा वैसे भी अगर 1 2 3 सही है, और द प्रोटॉन या प्रोटोमोटिव फोर्स दैट ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ATP इज एसोसिएटेड विद दिस एंजाइम, सही बात है। प्रोटॉन से जो फोर्स होता है उससे ATP बनता है, तो सारी बातें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। वाई C4 प्लांट आर स्पेशल। देखिए सर, मुझे लगता है कि एक लाइन अगर आपको याद हो तो C3 मीजोफिल सेल RUBP से जुड़ा CO2 और पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन। इतना दिमाग में होना चाहिए। C3 नॉर्मल कोशिका मीजोफिल सेल होती है, आप भी जानते हो। प्लांट के लीफ का ग्राउंड टिश्यू क्या होता है? मीजोफिल सेल। डाइकॉट में पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, और मोनोकॉट लीफ में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। RUBP से CO2 को जुड़वाने के लिए जो एंजाइम है रुबिस्को, यही नालायक है। ये रुबिस्को के पास क्षमता है कि RUBP से CO2 को भी जुड़वा सकता है और ऑक्सीजन को, क्योंकि आपको पता है CO2 और ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं? एयर से, और एयर में तो ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो कहते हैं एयर में प्योर CO2 नहीं है, ऑक्सीजन भी है और भी गैसेस हैं, तो RUBP को CO2 से भी जुड़वाने की संभावना है। और अगर RUBP से CO2 जुड़वा देगा, अच्छा अलग से एंजाइम नहीं चाहिए, यही एंजाइम काम करेगा रुबिस्को। तो यहाँ पे तो एक PGA बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल नहीं बना, लेकिन एक मॉलिक्यूल बनता है, ये 3 कार्बन का हो गया, देखिए पूरा याद हो जाएगा यहाँ पे, और एक मॉलिक्यूल बनता है फास्फोग्लाइकोलेट, ये 2 कार्बन का है। चूंकि ये दोबारा से PGA बनाएगा लेकिन वेस्ट हो जाता है, पूरा डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन जुड़वा रहे हैं, इसलिए बोलते हैं फोटो रेस्पायरेशन। अब देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या उठाना है। चूंकि मीजोफिल सेल आपका ग्राउंड टिश्यू है जो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के कांटेक्ट में है, जो स्टोमा है उससे जरिए जुड़ जाएगा, डायरेक्ट एयर वहाँ पे चला जाता है, तो ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, CO2 से। ये वेस्ट कहलाता है, और वेस्ट होने के कारण आपका यील्ड या प्रोडक्शन घट जाती है। एंजाइम कॉमन था, ठीक है। और अब देखा इससे बचने के लिए एडवांस साइकिल आया C4 प्लांट। C4 ने पहले कहा ये सारा जो काम धंधा है मीजोफिल में मत रखिए, क्योंकि भाई जो कोशिकाएं हैं वो तो लगी रहेंगी, जहाँ हैं वहाँ पड़ी रहेंगी। तो कहा गया कि देखिए अंदरूनी जो जाइलम और फ्लोएम है, वेस्कुलर बंडल, उसके चारों तरफ का जो कोशिका है बंडल शीथ सेल, ये ताम झाम लेके जाइए बंडल शीथ में। तो केल्विन साइकिल इसको बोलते हैं, या C3 साइकिल। ये कहाँ चलती है? बंडल शीथ सेल में। अब बंडल शीथ सेल को ऐसी व्यवस्था कर दिया जाता है, कहते हैं कि बंडल शीथ सेल को बड़ा बड़ा बना दीजिए। लार्ज सेवरल लेयर थिक्ड इम्परवियस, क्रांज एनाटॉमी याद होना चाहिए। तो सेवरल लेयर थिक्ड, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा, इम्परवियस मतलब गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा। फिर लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर का एयर कैसे मिलेगा? कह रहे हैं उसके लिए दूसरी कोशिका जो बाहर थी मीजोफिल सेल, उसको रखिए। तो मीजोफिल सेल के कांटेक्ट में कौन आ जाएगा? एयर। एयर में जो CO2 होगा उससे जुड़ने वाला प्योर एंजाइम जो फास्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पेप्केज, उससे पर सिर्फ CO2 से जुड़वाता, ऑक्सीजन से नहीं जुड़वाएगा, 4 कार्बन का एसिड बन जाएगा, बंडल शीथ सेल में चला जाएगा। तो याद रखना मीजोफिल से बंडल यानी बंद कमरे के अंदर जाता है 4 कार्बन का एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिक्सेशन होता है, और उसके बाद बदलता है मैलिक एसिड में, चला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए कहाँ पे? बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में डीकार्बोक्सिलेशन करता, अभी साइकिल आएगी इसलिए बता दिए, बार बार मत याद करिएगा।
CO2 को लपक कौन लेता है बेटा? आपका RUBP, केल्विन साइकिल चलती है। इसका मतलब चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, केल्विन साइकिल इज कॉमन पाथवे फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। लेकिन सर आपका ये जो भाई साहब C3 है, यहाँ पे बाहर खुलेआम हो रहा था, मेसोफिल सेल में हो रहा था, इसलिए दिक्कत आ गई, तो बंडल सी सेल में भेज दिया गया। अब जब CO2 दिया तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, तो 4 कार्बन से एक कार्बन निकल गया, बचा 3 कार्बन। 3 कार्बन दोबारा भेज दिया जाता है बंडल सी सेल में और रीजनरेट करके फिर से वो तैयार हो जाता है CO2 से जुड़ने के लिए। इसको बोलते हैं C4 पाथवे। तो बस कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे एक कोशिका, तो यहाँ पे बंद कमरे में एक नई कोशिका आ जाएगी, बंडल सी सेल, जहाँ पे C3 चलेगी। चलिए खत्म करते हैं, इसलिए स्पेशल है। तो दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, क्रांज एनाटॉमी कहलाता है। दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, इसलिए ड्राई ट्रॉपिकल एरिया पे पाया जाता है, ये भी याद होना चाहिए, ड्राई ट्रॉपिकल एरिया। चलिए सर, दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी में कहते हैं कि फोटो ऑक्सीडेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ सकता है, उससे बच जाएगा, क्योंकि फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है। फोटो रेस्पायरेशन लैक है और इनकी प्रोडक्टिविटी या बायोमास C3 की तुलना में डबल होती है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा, और ये याद कर लेना, C3 सिंगल शुरुआत वाला, C4 एडवांस है। एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए, मेज, सॉर्गम एंड सुगर केन। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए अब फटाफट पढ़ते हैं। द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 साइकिल PGA। तो बेटा 3 कार्बन है, साइकिल का नाम पहले प्रोडक्ट से होता है, यहाँ पे होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन। तो चूंकि पहला गलत हो गया तो ये दोनों ऑप्शन चला गया, क्योंकि पूछा क्या है? करेक्ट। तो पहला और दूसरा, अब देखिए दूसरा पढ़ लीजिए या तीसरा, जो भी पढ़ना पड़ लीजिए, दूसरा पढ़ते हैं। इन C3 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन इज RUBP। तो बेटा RUBP 5 कार्बन का होता है और एक क्या होता है? एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। और यहाँ पे जो 3 कार्बन का बनता है फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है। केल्विन के साइंटिस्ट के नाम पे केल्विन साइकिल और पहले स्टेबल प्रोडक्ट के नाम पे C3 साइकिल। एक्सेप्टर RUBP होता है रिबुलोज बिसफास्फेट, और रिबुलोज का मतलब कीटोज शुगर है, भी याद कर लीजिए, 5 कार्बन का। तो दूसरा भी गलत हो गया तो ये भी चला जाएगा, आंसर तो आपका आ गया C। साइक्लिक में ATP बनेगा, ओनली PS1 होना चाहिए। लौट का बुद्धू घर क्यों आए, PS1 के इलेक्ट्रॉन उसी को लौट आएगा, वाटर की स्प्लिटिंग वगैरह नहीं होगी। ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर, बिल्कुल सही है, अभी बताया। तो 3rd and 4th सही हो गया, 1 2 गलत हो गया। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन है, ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सर अभी बताया था ग्रेना थाइलाकॉइड पे लाइट रिएक्शन चलती है, तो A की मैचिंग होगी 2 के साथ। तो देखिए इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, आंसर तो निकल के आ गया। स्टोमा में आपका डार्क रिएक्शन चलता है, डार्क रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम होता है EMP पाथवे, एमडन, मेरहा, पार्नस। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब साइकिल चलेगी, तो आंसर तो आपका आ गया D1, A2 से मिल गया। द गिवन फिगर ऑफ केल्विन साइकिल शो द कार्बन एसिमिलेशन इन C3 प्लांट। देखिए बेटा केल्विन साइकिल का स्टेप है, पहले तो CO2 से जुड़ाइए, और कहते हैं इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, और मोस्ट क्रूशियल भी है। अब लोग रटते हैं, मुझे नहीं समझ आता, पता नहीं क्यों। सर अगर इसको मोस्ट क्रूशियल बोला गया है तो क्यों बोला गया है? कहते हैं जो 5 कार्बन का RUBP है, इससे एटमॉस्फेयर का CO2 जुड़ेगा तभी ये आगे बढ़ेगा। और आपको मालूम है एटमॉस्फेयर में CO2 भी हो सकता है और O2 भी, चूंकि अगर O2 से जुड़ जाएगा तो दूसरी प्रक्रिया फोटो रेस्पायरेशन वाली स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए कहते हैं कार्बोक्सिलेशन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। पहले जुड़ो तो सही CO2 से। अब मेरा पहला स्टेबल प्रोडक्ट फास्फोग्लिसरिक एसिड बना। अब यहां से बना है 1,3 बाई फास्फोग्लिसरल्डिहाइड,
यहाँ पे एनसीईआरटी लिखती है ट्रायोज फास्फेट। ठीक है ना। अब चूंकि 1,3 पे है, देखिए यहाँ पे पहले ही एक फास्फेट है लेकिन एक एक्स्ट्रा फास्फेट आया है, तो अगर एक्स्ट्रा फास्फेट आया तो कोई ना कोई तोड़ के देगा, एटीपी तोड़ के दे देगा। और ये एसिड है और एसिड बदल रहा है एल्डिहाइड में, तो कोई ना कोई अपने आप को क्या किया होगा, ऑक्सीडाइज है, और स्टेप हुआ रिडक्शन का। तो NADPH2 अपने आप को ऑक्सीडाइज किया और इसको रिड्यूस कर दिया। तो 1 2 3 पूछा तो बता दे सकते थे, यही इसमें से कार्बन निकलता जाएगा जो सुक्रोज बनाएगा। बाकी जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बने तो टोटल हो गए 6 कार्बन, तो 1 कार्बन निकलता जाएगा, बाकी 5 का रिजनरेशन हो जाएगा, तो 6 टर्न चलेगी साइकिल। बेटा और एक चीज याद कर सकते हो आप यहाँ पे कि एक फास्फोग्लिसरिक एसिड से जब एक 1,3 बाई फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बना तो एक एटीपी एक NADPH2, लेकिन चूंकि यहाँ पे 5 और 6 कार्बन हैं तो 2 मॉलिक्यूल बनता तो 2 बार चलेगा, तो रिडक्शन स्टेप ऑफ 1 टर्न क्रम साइकिल 2 ATP और 2 NADPH2 का यूटिलाइजेशन होता है, और रिजनरेशन में 1, तो एक टर्न में टोटल कितना हो गया, 2 1 3 और 2, और 6 बार चलना है तो 6 से गुणा कर दोगे तो 18 12 और 6 CO2 और 1 ग्लूकोज बनेगा। ये पूरा आपका खाका है, याद कर लीजिएगा। 3 स्टेप होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रिजनरेशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या है 1 2 3 की मार्किंग की गई है, तो भैया 1 क्या था, RUBP हमने बता दिया, तो PGA गया RUBP 2 में है, और 2 अभी लिखा है PGA, तो 2 हो गया PGA, तो आंसर हो गया आपका सेकेंड। और तीसरा हो गया ट्रायोज फास्फेट, या पूरा नाम है 1,3 बाई फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 9, ये बेटा आपका C4 प्लांट का पाथवे है, मीजोफिल सेल और बंद कमरा। इसका पूरा याद होना चाहिए। इम्परवियस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाएगा, ए ग्रेनल होगा, ग्रेनल थैलाकॉइड नहीं होगा, सेवरल लेयर थिक्ड होगा, और लार्ज संख्या में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब यहाँ पे फास्फोइनॉल पायरुवेट एक्सेप्टर करेगा तो ऑक्सीजन से जुड़वाता ही नहीं है, 4 कार्बन का एसिड बना, तो ये 4 कार्बन हुआ एसिड। पहला प्रोडक्ट होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फिर बदल जाता है मैलिक एसिड में। अब इसका प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट, तो C4 एसिड से CO2 निकलने की प्रक्रिया क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन। अरे C3 एसिड दोबारा गया तो इसका नाम था फास्फारिक एसिड, 3 कार्बन का, इसी का हो जाता है रीजनरेशन। चलिए P हो गया 4 कार्बन C4 एसिड, देखिए कितना आसान हो गया। Q हो गया डी कार्बोक्सिलेशन, R हो गया C3 पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड दोबारा रीजनरेट हो जाता है, तो यहाँ पे केल्विन साइकिल की था 6 CO2 12 NADPH2 और 18 ATP, एक ग्लूकोज के लिए। C3 में, तो यहाँ पे C3 के साथ साथ यहाँ रीजनरेशन वाला भी आ जाता है, तो C4 प्लांट में क्या होता है, C3 प्लस रीजनरेशन, 6 बार 18 प्लस यहाँ पे 6 बार रीजनरेशन, और एक बार में एक ATP जो टूटता है, इसके दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, मतलब 2 ATP के बराबर एनर्जी एक टर्न में लगेगी, तो 12 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो यहाँ हो गया 6 CO2 12 NADPH2 प्लस 18 ATP प्लस रीजनरेशन वाला 12 ATP, ये टोटल जोड़ोगे तो कितना ATP आ जाएगा, 30 ATP। ये आपको याद होना चाहिए। उम्मीद करते हैं C3 और C4 आपका निपट गया होगा। टू मेक 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 आर रिक्वायर्ड, अभी बताया। एक ग्लूकोज के लिए 6 CO2 12 NADPH2 और 18 ATP, ठीक है ना। तो भैया कितना है 100, तो 100 से गुणा कर दीजिए सबको, तो हो जाएगा 600 CO2 1200 NADPH2
एंड 1800 ATP। पहले क्या लिखा है ATP, तो 1800, और बाद में लिखा है NADPH2 तो 1200, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए फ्रॉम पायरुविक एसिड। तो जब आपको देखना होगा कि ग्लूकोज का जब आपका ब्रेकडाउन होता है, ये जो ग्लूकोज है बेटा टूटता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड चला जाता है, बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, और ये एसिटिल कोएंजाइम ए एक साइक्लिकल प्रक्रिया में जाके अपने सारे CO2 ब्रेक डाउन कर देगी, जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। प्रोडक्ट भी यहाँ पे लिख लेना चाहिए, मुझे लग रहा है कि आपको जब भी पढ़ना चाहिए। ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन 2 ATP का होता है और 2 NADH2 बनता है, यहाँ पे P नहीं आएगा क्योंकि हम एक ग्लूकोज से लेके चल रहे हैं, तो 2 पायरुवेट बना, तो यहाँ पे बनेगा 2 NADH2। याद करना, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है तो 1 CO2 यहाँ पे निकल जाता है, 2 के लिए 2 CO2 निकल गया। एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है, अब एक क्रेब्स साइकिल में इसके दोनों CO2 निकल जाएंगे, एक टर्न की बात करें अगर 1 टर्न, और 3 NADH2 बनेंगे, एक FADH2 और एक GTP जो बराबर होगा किसके बेटा ATP के। और ये सारी राम कहानी ये वाली, ये 1 टर्न के लिए है, मतलब कि एक पायरुवेट, एक एसिटिल कोएंजाइम। चलिए अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जब एसिटिल कोएंजाइम में पायरुविक एसिड से बना, मतलब ये वाला स्टेप, इसका नाम था ग्लाइकोलिसिस, सब लिख देते हैं ताकि अब आगे जितना भी काम करेगा आपका हो जाना चाहिए। ये हो गया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और क्रेब्स साइकिल हो गया। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ATP, यहाँ पे 2 ATP बना है, यहाँ पे एक टर्न में 1 GTP बना है, बाकी सब NADH2 और FADH2 हैं। इनको इनकैश करने के लिए इनको ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन का डाउनहिल ट्रांसपोर्ट चलेगा ETS, और ये चलेगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, या इसका एक और नाम होता है इनफोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टी, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। चलिए जो क्वेश्चन उस पर चलते हैं, तो कह रहा है कि जब पायरुविक एसिड बदलता है एसिटिल कोएंजाइम ए में तो क्या क्या निकलेगा। तो देखिए पायरुविक एसिड में एसिडिक ग्रुप है, वो एसिडिक ग्रुप हटेगा और उसमें एसिटिल ग्रुप जुड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो एक निकलेगा CO2, और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो कोई ना कोई क्या हुआ होगा, रिड्यूस, तो क्या बनेगा NADH2। तो 2 चीजें तो निकल गई, एक के लिए एक एक चलेगा, तो एक हो गया बेटा अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2। लेकिन यहाँ पे B 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयन किया हुआ है, हाँ नहीं, B 1 मॉलिक्यूल ऑफ A एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ B एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयन जिसका नाम है C। तो सर आयन तो आपको जानते हो, यहाँ पे अगर कोई आयन निकलेगा तो कौन सा निकलेगा, हाइड्रोजन आयन। अगर आपको एसिटिल कोएंजाइम ए का फार्मूला याद हो तो एसिटिल कोएंजाइम ए में ये मान लीजिए कोएंजाइम ए है, और यहाँ से आपका S और यहाँ पे SH करके आता है, तो यहाँ पे H निकल सकता है। जब पूरा डिटेल में जाओगे यहाँ पे थियामीन पायरोफॉस्फेट भी यूज होगा, मैग्नीशियम आयन भी चाहिए, तो लाइपोइक एसिड भी चाहिए। तो जब डिटेल में जाओगे तो हाइड्रोजन आयन निकलेगा, एनसीईआरटी नहीं दिखाती लेकिन ध्यान रखिएगा। तो भैया H+ आयन C में एक ही था, तो आंसर तो आपका निकल के आ गया था NADH2 सॉरी CO2 और NADH या NADH2, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। A और B में कुछ भी भर सकते हो, चाहे CO2 यहाँ भर दो, चाहे यहाँ NADH2 भर दो, चाहे यहाँ NADH2, यहाँ पे CO2 यहाँ NADH2, लेकिन आयन वाला फिक्स था क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इसलिए होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सिंथेसिस। तो ऐसे सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए
1 से गया 3, 3 से गया 4। ये कहानी है NaDH2 के ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। इधर अब आइए FADH2 वाला, ये 2 से है तो 2 से गया 3, 3 से गया 4। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे ये जो यहाँ वाला सीक्वेंस है, 2 को भूल जाओ, 2 नीचे से गया है तो भूल जाओ इसको। ये जितने भी हैं तो कहते हैं जब यहाँ पे NaDH2 ऑक्सीडेशन होता है तो IMS में इससे 4 प्रोटॉन आते हैं, इससे भी कितने प्रोटॉन आते हैं 4 प्रोटॉन, और इससे भी कितने प्रोटॉन आते हैं 2 प्रोटॉन। कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि समय नहीं है। चूंकि अगर हम देखें रास्ता तो एक NaDH2 जब ऑक्सीडाइज होगा तो 1 3 4, तो 1 से 4 प्रोटॉन, 3 से 4 प्रोटॉन और चौथे से 2 प्रोटॉन, टोटल हो गए 10 प्रोटॉन। पूरा सीक्वेंस याद करिए 1 NaDH2 के लिए 4 प्रोटॉन 1 ATP बनवाएगा तो 10 प्रोटॉन 2.5 ATP बनवाएगा, जो कि राउंड फिगर में हो जाएगा 3 ATP। अब इधर आइए, ये जो FADH2 वाला ऑक्सीडेशन एसोसिएटेड है यहाँ से सेकेंड कॉम्प्लेक्स से। तो सेकेंड का रास्ता क्या है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और सेकेंड से कुछ नहीं होता। थर्ड से 4 प्रोटॉन और फोर्थ से 2 प्रोटॉन, तो 4 2 6 खत्म। ETS को बहुत हवा बना के मत रखो भाई, ETS इतना हाई डिटेल्ड है, समझाने जाए तो कोई नहीं समझा पाएगा। आपके लेवल पे जानते हो क्या पूछा जाता है, सीक्वेंस कहाँ चलता है, बस यही प्लेस है, पूछ के खत्म कर देता है, या कॉम्प्लेक्स का नाम। चलिए तो 134 234 याद कर लीजिएगा। अब बड़ा अगर एक FADH2 ले तो यहाँ पे देखिए 2 3 4 था, 2 से कोई प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं है, कैरियर नहीं है, तो 4 2 6 प्रोटॉन टोटल इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में इकट्ठा हुए। तो 4 प्रोटॉन से 1 ATP, तो 6 से कितना हो जाएगा 1.5 ATP, जो लगभग 2 ATP के राउंड फिगर में कर देगी। तो इसीलिए याद करो, एक NaDH2 से 3 ATP और एक FADH2 से 2 ATP वाली कहानी आपको याद होनी चाहिए। अगला है NaDH डिहाइड्रोजनेज नाम है, FADH2 नाम है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पाया जाता है साइटोक्रोम BC1, इसमें आता है साइटोक्रोम AA3, और इनके बीच में मोबाइल कैरियर होता है साइटोक्रोम C। तो 3 से जब 4 को इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन बना दें, तो कहते हैं कि सर यहाँ पे BC1C AA3 एक सीक्वेंस आ जाएगा, BC1C AA3, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। इसका नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, इसको बोल देते हैं साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, या साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिड्यूस कर रहा है, तो एक नाम और रख सकते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ये पूरा कहानी है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इधर होगा IMS इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, उधर कर लीजिए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है बेटा 134 234। यहाँ पे 4 पे ऑक्सीजन होगा, फाइनल एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का हो जाएगा ऑक्सीजन। क्यों तो कहते हैं है तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन सबसे लास्ट में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। चलिए ना बेटा, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। ये बेटा ये आपका एक फिगर दिया हुआ है और RQ पूछा है, तो पहले आपको RQ का फार्मूला याद होना चाहिए। तो RQ का फार्मूला है CO2 इवॉल्व्ड अपॉन O2 यूटिलाइज्ड। ये ट्राइपामेटिन का दिया है, कितना CO2 है 102, कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज है 145, यानी लेस देन 1 आएगा। तो देखिए कोई भी वैल्यू लेस देन 1 नहीं है, तो आंसर तो निकल आया आपका बी। चूंकि ट्राइपामेटिन फैट है तो फैट का RQ आपको याद होना चाहिए 0.7, प्रोटीन का भी RQ आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 0.9, कार्बोहाइड्रेट का RQ आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 1, ऑर्गेनिक एसिड का RQ आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए मोर देन 1,
और एनारोबिक में तो ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है, तो इन्फिनाइट हो जाएगा। Which of the following statement is are the correct event? देखिए बेटा, the complete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atom leaving the 3 molecule of O2। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा जो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड था, तो ग्लाइकोलिसिस वाला प्रक्रिया सबके लिए कॉमन है, चाहे एरोबिक हो, चाहे एनारोबिक हो, चाहे फर्मेंटेशन हो। लेकिन अगर यही पायरुवेट के तीनों कार्बन का स्टेपवाइज रिमूवल हो जाए, एक कार्बन कहाँ निकलेगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में, और 2 कार्बन कहाँ निकलेंगे, क्रेब्स साइकिल में, एक अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से पहले और एक अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के बाद। तो बिल्कुल सही है, पहला सही हो गया। अब जब पहला सही हो गया तो आपको दूसरा पढ़ना ही नहीं था, क्योंकि दूसरा में क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अच्छा, यहाँ पे O2 लिखा है इसलिए गलत हो गया, क्या निकलना चाहिए था, CO2। देखिए कितना सिंपल, हमने पूरा नहीं पढ़ा। तो गया, पहला गया, तो पहला की वजह से आपका पहला और दूसरा गया, और चूंकि CO2 निकलता है तो जायज़ बात है दूसरा आना चाहिए ऑप्शन में, तो तीसरा चौथा पढ़ना पड़ेगा। द पासिंग ऑन ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ ATP। तो ETS में आपको ऑक्सीजन को फाइनल एक्सेप्टर इसलिए माना जाता है, और ATP बनेगा जब प्रोटॉन का क्या तैयार हो जाएगा, ग्रेडियंट। तो तीसरा सही है, तो दूसरा और तीसरा आंसर हो जाएगा C। द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ADP कर दिया है, तो बहुत बेकार की बात हो गई। अब कभी कभी लोग सोचते हैं कि प्रोटॉन एक्सेप्टर है कि इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली क्या है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के अंदर आपका क्या क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक प्रोटॉन आएगा, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 5 रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस आर करेक्ट। तो ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे टू ऑल है, it is 10 enzymatic reaction that convert a 6 carbon molecule to 3 carbon pyruvate and result in net gain of 2 ATP molecule। तो 2 ATP का मॉलिक्यूल का नेट गेन होता है और 2 NADH2 बनते हैं, तो पहला सही है। ग्लूकोज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तभी तो बोला कि 2 मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड में 3 कार्बन है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए, 2। तो दूसरा गलत हो गया, और देखिए दूसरा यहाँ पे था तो चला गया। ग्लूकोज इज फॉस्फोराइलेटेड टू गिव राइज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एंजाइम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। देखिए इसको जरा समझने की कोशिश करिए। एंजाइम में जब कभी भी सबस्ट्रेट में फॉस्फेट ग्रुप लगता है तो काइनेज नाम का एंजाइम आता है, तो ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो नामकरण करने का तरीका सीखिए, नाम आया काइनेज, किस पे जुड़ा है, ग्लूकोज पे, तो जिस पे जुड़ता है तो वो नाम के आगे लगा दीजिए, तो नाम एक रखा गया ग्लूकोकाइनेज। एक नाम और आप लोग पढ़ते होंगे हेक्सोकाइनेज। तो काइनेज मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप जुड़वाएगा, जिस पे जुड़वा रहा है वो कितने कार्बन का बेटा, 6 कार्बन का, तो इसलिए हेक्सोज शुगर है, इसलिए हेक्सोकाइनेज बन सकते हैं। जबकि जब ये अपने आइसोमर में बदल के फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, और सर ये जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में बदला, डाइफॉस्फेट भी कभी कभी बोल देते हैं, तो यहाँ पे नाम रखिए जरा, क्या रखोगे, काइनेज तो आएगा ही। किस पे जुड़ा रहा है, फॉस्फेट पे, लेकिन फॉस्फेट पे ऑलरेडी एक फ्रक्टोज पे ऑलरेडी एक फॉस्फेट लगा है, तो फास्फोफ्रक्टो मतलब ऐसा फ्रक्टोज जिस पे ऑलरेडी फॉस्फेट लगा है, अब उस पे एक और फॉस्फेट जुड़वा रहा है, तो जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है यहाँ पे आएगा, इसलिए आपका तीसरा भी गलत हो गया, तो ये भी आपका चला गया। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन
by Gustav Emden, Otto Meyerhoff and J. Parnas and is often referred to as AMP pathway। तो ए के साथ चौथा, तो आंसर हो जाएगा पहला। एटीपी इज यूटिलाइज एट 2 स्टेप, भैया 2 स्टेप में एटीपी यूटिलाइज होगा। तो कहते हैं जब सबस्ट्रेट पे फास्फेट जुड़ा है तो एटीपी यूज हुआ होगा, एटीपी टूटा होगा दे दिया होगा, एटीपी टूटा होगा दे दिया होगा। तो जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड फ्रक्टोज से 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1 कामा डाइफास्फेट बनता है, तो यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज होता है। इन द गिवन कॉलम 1 एंड 2, बेटा मैं अभी आज बता दिया, इसमें तब कुछ रह नहीं गया है। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज और कॉम्प्लेक्स 2 FADH2, कॉम्प्लेक्स 3 BC1 कॉम्प्लेक्स, एक नाम और होता है साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स 4 हो गया साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और एटीपी सिंथेज हो गया आपका। तो डी की मैचिंग 5 के साथ और 2, तो आंसर हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17, 4 कार्बन 2 कार्बन 5 कार्बन एंड 3 कार्बन। तो सर आपका 5 कार्बन वाला 2 चीजें याद कर लेना, एक तो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड होता है और एसिड से मैच नहीं है तो RUBP भी कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का, कीटोस शुगर। राइबो शुगर भी 5 कार्बन का है। तो सी की मैचिंग हो गई 4। मैलिक एसिड 4 कार्बन का है और जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का है। तो ए की मैचिंग, सी की मैचिंग हो गई 5 के साथ 4 के साथ, तो सी हो गया 4। 4 कार्बन का बेटा आपका हो गया मैलिक एसिड, ए हो गया 5, तो C4A5 आंसर हो गया बी। 3 कार्बन का पायरुविक एसिड और 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम ए। आपके जो इस चैप्टर में आपके 2 कार्बन वाले 2 ही हैं, एक तो एसिटिल कोएंजाइम ए है और एक है फास्फोग्लाइकोलेट। सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रेट, सिस एकोनिटिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, ये 6 कार्बन के होते हैं। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन का, सक्सिनिल कोएंजाइम है, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये सब 4 कार्बन के हैं। PGA, पायरुवेट, ये सब 3 कार्बन के हैं। DHAP। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द interrelationship among the metabolic pathways showing the replacement mediated background of different organic molecule to CO2 and water। तो बेटा एक ग्लाइकोलिसिस का दिया हुआ है। तो अभी आज बता दें, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट और ग्लूकोज 6 फास्फेट बदलेगा पहले फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये बदलेगा फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट और ये बदल जाएगा अपने या तो PGAL में या तो DHAP में, यानी कि आपका हो गया स्प्लिटिंग। तो चलिए देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। P है फ्रक्टोज 6 फास्फेट 13 PGL 16। कहते हैं ऐसे क्वेश्चन देखने में लगते हैं कि बड़ा कठिन है, लेकिन एक आध ऑप्शन से निकल आता है। तो सीक्वेंस याद करना था, फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 16 बाईफास्फेट, या तो PGL होगा या तो हो जाएगा बेटा आपका। अब देखिए यहाँ पे NAD प्लस रिड्यूस हो रहा है, अगर रिड्यूस हो रहा होगा तो इसका क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा PGA। चूंकि H3PO4 भी अपना फास्फेट दे देता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 बाई PGA, 13 बाई PGA। अब बस यहाँ पे जो 1 और 3 पे फास्फेट है वो हटा के ATP बना लिया। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी ATP molecule could maximally generated from 1 molecule of glucose if the complete oxidation of 1 mole of glucose to CO2 and water yield 686 kilocalorie and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of 1 mole of ATP is 12 kilocalorie। तो भैया 12 किलो कैलोरी एनर्जी से आपका बनता है 1 ATP। कितना एनर्जी गिवन है, 686 किलो कैलोरी से कितना बनेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 ATP गुणे 686 अपॉन 12, ये आ जाएगा लगभग 12 पंजे 60 12 सत्ते 84, यानी कि 57 के आसपास।
क्वेश्चन नंबर 20, इन क्रेब्स साइकिल द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम इनटू सक्सिनिक एसिड। तो भैया जब सक्सिनिल कोएंजाइम में बदलता है सक्सिनिक एसिड में, पूछ रहा है इसकी जरूरत क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है, जीडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट से जुड़ के क्या बना लेता है, जीटीपी। तो जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट। सक्सिनिल कोएंजाइम में ऑलरेडी कोएंजाइम में है तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा 20th का डी। तो प्यारे बच्चों ये रहा आज का डिस्कशन। केमिस्ट्री का भी करिएगा और टेस्ट देते रहिए। 20 क्वेश्चन होता है, बेनिफिशियल होगा आपके लिए, पूरा चैप्टर अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। और कमेंट करिए क्या चाहिए बताइएगा, जल्द ही आपके लिए लाइव लेसन भी लेके आएंगे सेशन। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।